हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। सो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का ये हमारा 5th चैप्टर होने वाला है। चैप्टर 4 तक मैंने फुल फ्लेज मतलब जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं सारे इंक्लूड करके क्रिस्प वे में कि जिससे हमें जल्दी समझ आ जाए सब रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। एंड 5th चैप्टर भी अब इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, तो एक तरीके से आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो गया। एंड माय सजेशन वुड भी कि ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, बस इसमें जो टर्म्स है उसका ध्यान रखना, क्योंकि टर्म्स मैंने सारे कवर कर दिए हैं, सब मिलते जुलते ही हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी वीडियो को बार बार देख लो, डैट वुड बी इनफ फॉर द एग्ज़ाम, और आप बहुत अच्छे तरीके से आप कर लोगे। पक्की बात है, आप बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे दोगे। और जो वीडियोस हैं उसको 2x पे देखना, 1 घंटे में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे में आपका सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ERM। ठीक है, ERM क्या है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड असेसिंग द रिस्क एंड क्रिएटिंग द स्ट्रैटेजीज टू manage it within the risk appetite is known as enterprise risk management। देखो सीधी सी बात है, एक प्रोसेस है जिसमें आप रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं, उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि उसको कैसे मैनेज करोगे। और जब आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो तो आप अपने रिस्क एपेटाइट का ध्यान रखते हो। रिस्क एपेटाइट हम बहुत फेमिलियर हो चुके हैं इस टर्मिनोलॉजी से। रिस्क एपेटाइट इसकी जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितना आप बियर करने के लिए विलिंग है, वो आपका रिस्क एपेटाइट है। ठीक है, सो रिस्क एपेटाइट के साथ में आप जब उसको मैनेज करके चलते हो और स्ट्रैटेजीज बनाते हो रिस्क को देख के, तो वो आपका क्या होता है? रिस्क एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज में समझ जाओ बिजनेस का रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत ईजी, याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, इवेल्युएशन ऑफ द रिस्क, स्कोप फॉर द मिटिगेशन, आप पहले वो देखोगे, फिर उसके बाद प्लानिंग करोगे टू टारगेट इट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? इम्प्लीमेंटेशन ऑन रिस्क की, जो भी आपने प्लानिंग करी है उसके ऊपर। फिर क्रिएशन ऑफ द सूटेबल रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी। उसके बाद भी क्योंकि आप रिस्क पूरा ख़त्म नहीं कर पाओगे, रिस्क को आप कम कर सकते हो, ख़त्म कभी मोस्टली केसेस में नहीं होता। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप कम कर सकते हो बट पूरा खत्म नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? सूटेबल रिस्पॉन्सेज देखोगे कि भैया और कौन से तरीके से मैं स्कोर कम कर सकता हूँ या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सो वो वाली चीज़ हमारी इसमें आ जाएगी, क्रिएशन ऑफ द सूटेबल रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स एंड द स्टैंडर्ड्स। ये ज़रूरी होता है कि भैया आपके स्टैंडर्ड्स और ये सब चीज़ें बने होने चाहिए। एक्चुअली क्या था, डिमांड हुई थी कि हमें गाइडलाइंस ही नहीं पता कि हमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए, कोई यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क्स ही नहीं है। तो उसके बेसिस पे ना दो हमारे पास एक बोल सकते हैं फ्रेमवर्क्स इन्वेंट हुए थे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। चलो, टू क्रिएट द common understanding of a framework, procedure and the practices of risk management, there are two kinds of frameworks। जैसा पहला है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, 2004 में ये हुआ था। ठीक है, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है जिसने किसने किया था? कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, कॉसो बोलते हैं हम, कॉसो ने ये वाला फ्रेमवर्क जो था 2004 में इन्वेंट किया था। ठीक है, सेकेंड क्या था? ISO 31000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिस्क मैनेजमेंट भी हुआ था और एक कॉसो ने भी किया था। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें कि इसने तो पूरी गाइडेंस दे दी कि भैया ERM को किस तरीके से आपको करना चाहिए, क्या क्या वेज होने चाहिए। ठीक है, मतलब सजेशंस, गाइडलाइंस की सब इसने बता दी। इसने क्या किया? इसने पूरा प्रॉपर कि भैया मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि प्लानिंग से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन तक आपको क्या क्या रूल्स, क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें फ्रेमवर्क इसमें इसने डिटेल लेवल पर बता दिया था। ठीक है, तो ये दोनों का मैंने आपको एक तरीके से जिस्ट दे दिया। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ द ERM की कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? आप खुद सोचो, आपको ने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट करना है, सो आपको अपना एंटरप्राइज भी देखना पड़ेगा, रिस्क भी देखना पड़ेगा, और उसको मैनेज कैसे कर सकते हो वो देखने पड़ेंगे। सो एंटरप्राइज क्या हो गया? बिजनेस में आपको क्या आ गया? इंटरनल एनवायरनमेंट। आप इंटरनल एनवायरनमेंट को अलाइनमेंट लेके चलोगे ना कि अगर आपको कुछ रिस्क मैनेजमेंट करनी है, सो वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट आ गया। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आपके यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, कुछ आपके गोल्स होंगे एंटरप्राइजेस के, उसको आप ऑब्जेक्ट को सेट करोगे। ठीक है, फिर क्या होगा? आप इवेंट आइडेंटिफिकेशन, अब आप फिर इवेंट देखोगे कि किस इवेंट्स में आपके रिस्क आ सकते हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती हैं। उसके बाद क्या करोगे? आप उस इवेंट में रिस्क असेसमेंट करोगे, कितना रिस्क है, क्या है। ठीक है, वो उसको या सोर्स या क्या क्या रीजंस हैं। उसके बाद क्या करोगे? आप रिस्क की रिस्पॉन्स तैयार करोगे कि उसको जवाब कैसे देना है। यहाँ पे जवाब वैसा वाला जवाब नहीं, यहाँ पे है कि आप किस तरीके से अपना प्रोटेक्टिव एक्शंस ले सकते हो, कैसे अपने आप को आप क्योर कर सकते हो। ठीक है,
वो सब हमारा रिस्क रिस्पॉन्स में आ जाएगा। फिर आता है हमारा कंट्रोल एक्टिविटीज़, कि हम क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज़ मैनेज कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। फिर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करना कि भैया अगर रिस्क आ गया है तो उस टाइम पर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं जिससे हम यूज़ करके अपना रिस्क कम कर सकते हैं, कि अगर हमें रिस्क ट्रांसफ़र करना है तो हम देख सकें। ये सब चीज़ें आप मतलब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर एक तरीके से सीख करते हैं, ठीक है। फिर बाद में एट्थ आता है, जब आपने अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ को कुछ कर लिया, बाद में आता है मॉनिटरिंग, कि अब आप फर्दर रिस्क को मॉनिटर करते हो कि भैया और भी कहाँ कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आप रिस्क को और कम कर सको, या रिस्क ज़्यादा तो नहीं हो रहा तो उसको कंट्रोल कर सको। ये सब हमारा पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बता दी, कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ERM। ये आपका कॉम्पोनेंट प्रोसेस ऑफ द ERM है, ठीक है। अब ये प्रोसेस ऑफ द ERM है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोसेसेस हमें और भी बताए हुए हैं, ठीक है, एज़ पर जो फ्रेमवर्क्स थे उस बेसिस पे। सो ICO 31,000 जो थे, उन्होंने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने बोला कि भैया जो ERM का इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, सबसे पहले वो टॉप मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, हर एक गाइडलाइंस, हर एक जो भी चेंजेस होती हैं वो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट में होती है। सो ऑब्टेनिंग द टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट एंड द पार्टिसिपेशन, सबसे पहले उनका पार्टिसिपेशन लेना होता है। सेकेंड होता है इम्प्लीमेंट ERM, आप ERM को इम्प्लीमेंट करो। अब ERM को इम्प्लीमेंट में कैसे करते हैं, हम मिनिमम स्केल से करते हैं और इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेते हैं, कि भैया एकदम से ही आप बड़ा स्टेप मत लो, धीरे धीरे स्टार्ट करो, ठीक है। ठीक है, समझने के समझाने के लिए बोलो, सब बेबी स्टेप्स होते हैं ना, वैसे वाला आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। थर्ड होता है हमारा कंसंट्रेट ऑन द सिंप्लीफाइड रिस्क मॉडल विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ द हाई रिस्क, कि आप पहले जो सिंप्लीफाइड रिस्क मॉडल है जिसमें रिस्क कम है, ठीक है, और इसमें हाई रिस्क के नंबर जो हैं वो भी कम है, उस पर सबसे पहले ध्यान दो, ठीक है। फिर मेक यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, इस ERM के लिए आपको एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही रिसोर्सेज का यूज़ करना है, क्योंकि आप फर्दर नई चीज़ देखोगे तो आपका रिस्क और हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंड ऑन द करंट रिस्क मैनेजमेंट, जब आपने पूरा एक तरीके से एक्सिस्टिंग यूज़ करके ERM का इम्प्लीमेंटेशन कर लिया छोटे लेवल पर, तब आप उसको करंट रिस्क में मैं उसको इम्प्लीमेंट करो, एक्सपेंड करो। फिर क्या करो, आप इंटीग्रेट ERM इनटू द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्ट्रक्चर, ऑल ओवर लेवल पे ERM को आप इंटीग्रेट कर लो। फिर क्या करो, आप प्रोवाइडिंग द डायरेक्टर्स एंड सीनियर्स मैनेजमेंट करंट ERM अपडेट्स एंड कॉन्टीन्यूस लर्निंग, जो भी उसके ऊपर फीडबैक आ रही है, जो भी आपको लग रहा है कि और भी क्या गैप्स रह गए, उन सब के लिए आप अपडेट देते रहो किसको, सीनियर मैनेजमेंट को, सो डैट दे वुड बी इम्प्लीमेंट एंड फोकस ऑन द कॉन्टीन्यूस लर्निंग, ठीक है। कितना अच्छा था, इजी था ना। अब उसके बाद आता है ERM इम्प्लीमेंटेशन। ये कौन सा है, ये कॉस्ट ऑफ फ्रेमवर्क वाला है जो मैं 2004 वाला है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने बोला भैया पहले तो अपनी रिस्क एपेटाइट चेक कर लो कि आप कितना रिस्क झेल सकते हो, ये कर लिया। फिर आप सूटेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को चेक करो कि भैया आपको क्या क्या कहते हैं, कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है आपका इंटरनल जो होना चाहिए, ठीक है। फिर रिकग्नाइज करो कि क्या क्या पॉसिबल थ्रेट्स हैं, ये कर लिया। फिर एंगेज करो, आप मतलब अपने आप को एंगेज कर लो कि आप रिस्पॉन्स बनाओ, एक्शंस बनाओ कि भैया रिस्क को कैटर करने के लिए। फिर एश्योरिंग द एफिकेसी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट बाय द कॉन्टीन्यूस ट्रैकिंग, उसके बाद कॉन्टीन्यूसली ट्रैक करते रहो। ईजी था, वही था, बस थोड़ा सा चेंजेस थे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपकी रिस्क एपेटाइट आप चेक कर रहे हो, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग रिस्क एपेटाइट फ्रेमवर्क, अब रिस्क एपेटाइट फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका है कि भैया पहले तो आप वर्किंग ग्रुप देखो। भैया वर्किंग ग्रुप यहाँ पर आ जाता है कि भाई मैनेजमेंट अगर कोई पॉलिसी लॉन्च करनी है तो यहाँ पे तो आपका टॉप मैनेजमेंट आ जाएगा, बट अगर आपको कुछ ऑपरेशनल बेसिस पे रिस्क देखना है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो बॉटम टू टॉप चलेगा। तो आप पहले वर्किंग ग्रुप देखो, कौन से वर्किंग ग्रुप आपके लिए रेलिवेंट है। ये करने के बाद आप क्या करो, एग्री ऑन द कॉमन लैंग्वेज एंड द गोल्स, उसके लिए आप कॉमन लैंग्वेज और गोल्स के ऊपर ध्यान दो। फिर डिटरमाइन करो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, विजन हैं, उन सब की वैल्यूज़ के लिए पहले ध्यान दो कि क्या क्या आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद सेट द इनिशियल रिस्क थ्रेशोल्ड्स, फिर आप थ्रेशोल्ड्स डिसाइड करो कितने थ्रेशोल्ड्स होने चाहिए या हो पाएंगे, ठीक है। और उसी के साथ आप अगर मतलब ये होंगे तो उसी के साथ आप रिस्क एपेटाइट भी अपनी स्टेटमेंट पास करो। जब आप रिस्क ये सब देख लोगे, फिर कुछ कमी पेशी रह जाएगी तो उसके लिए क्या करोगे आप कि एनालाइज हाउ द रिस्क थ्रेशोल्ड्स अफेक्ट द स्ट्रेटेजिक गोल्स, स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ आपके रिस्क जो थ्रेशोल्ड्स हैं वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर वो करने के बाद क्या करो, आप एनालाइज द डेविएशन, जहाँ भी डिफरेंसेस रहेगा उसको कहते हैं एनालाइज करो और अपने थ्रेशोल्ड्स को फिर से एडजस्ट करो। बाद एडजस्ट करने के बाद क्या करो, बोर्ड से अप्रूवल लो और उसको प्रैक्टिस में ले आओ, बस था ना इजी। उसके बाद आता है
रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिपोर्टिंग ये क्यों ज़रूरी होती है? ये एक तरीके से ना इंसाइट देती है इन्वेस्टर को, स्टेक होल्डर्स को कि बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सो एक उस इंसाइट में, उस डिस्क्लोजर में होना क्या क्या चाहिए कि भैया जो भी मेजर एंड सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स हैं वो पता होने चाहिए. डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि भैया स्पेसिफिक रिस्क क्या है और उनके जनरल रिस्क कौन से हैं. जनरल रिस्क जो पूरी इंडस्ट्रीज़ को कैटर करते हैं और या इम्पैक्ट करते हैं, और जो स्पेसिफिक रिस्क होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं. ठीक है, सो वो सब चीज़ें आप बताओ. रैंक करो रिस्क को कि सबसे बड़ा रिस्क कौन सा, कब छोटा कौन सा, ये सब चीज़ें रैंकिंग करो. उसके बाद रिस्क की लिंकेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ करो कि भैया उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. ठीक है, फिर मूवमेंट बताओ रिस्क की जो कि प्रीवियस आपने रिपोर्टिंग की होगी उसकी बताओ कि भैया उसका क्या अपडेट है. एक तरीके से जो पहले के आपने रिस्क बताए हुए हैं उसका क्या अपडेट रहा है कि कितना आप उसको कम कर पाए हो, वो सब चीज़ें इसमें बताओ. ठीक है, फिर इंडिकेटिव द रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी. फिर उसमें ये बताओ कि भैया रिस्क एपेटाइट कंपनी कितनी है, कितना वो बियर कर सकती है, ये सब चीज़ें बताओ. तो ये रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिपोर्टिंग होती है. सो ये इससे भी जो शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए, आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग.